लोग ये देख रहे थे कल, ऐसा मार्कर नहीं है, तो इस तरह से हमने नाम रखा था इसका। अरे ऐसा तो ब्लैक चल रहा है, क्या ब्लैक डाल दिया। इस प्रकार से कल हम लोग बेटेन देख रहे थे। और इसका नाम हमने रखा था इंड बेटेन। इसको हम लोग बोल रहे थे बीच वाले को इंटरमीडिएट बेटेन। तो इस प्रकार से हमारे पास बेटेन्स था, और इसमें हम आपको कुछ कुछ इसका जो है क्रॉस सेक्शनल व्यू के बारे में भी बताए थे। तो जब हम लोग बेटेन लगाते हैं यहाँ पर, तो बेटेन लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है हम लोग को कि कम से कम जो है ये 3 नंबर ऑफ बेस में डिवाइड होना चाहिए। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगला अगर हम लोग देखें टॉपिक एजम्पशन देखें हम लोग बेटेन डिजाइन का, तो द मिनिमम 4 numbers of बेटेन, ठीक है ठीक है ठीक है, मिनिमम 4 number of बेटेन्स should be provided, कम से कम 4 नंबर बेटेन का हम लोग को प्रोवाइड करना है, सच दैट द कॉलम is divided into 4 numbers of base। बेज हम लोग इसको कहते हैं, जैसे ये जो यहाँ डिवीजन हुआ है इसको हम लोग बेज बोलते हैं ना। तो दिस इज बेज 1। हाँ हाँ बिल्कुल, 4 नंबर ऑफ बेटेन्स लगाएंगे। ये बेटेन्स जो है कम से कम 4 लगाना है, और बेस जो होगा वो 3 होना चाहिए ना। 3 नंबर्स ऑफ बेस। इस प्रकार से हम लोग जो है बेटेनिंग जब भी करेंगे इस बात का ध्यान रखना है कि कम से कम 4 नंबर्स ऑफ बेटेन्स हमको लगाने हैं। अगला एजम्पशन ये है कि इफ बेटेन्स आर अगर हम लोग बेटेन्स को प्रोवाइड करते हैं, if battens are used, then effective length, अगर आप बेटेन लगाते हैं कॉलम में तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम जो है उसको 10% रिड्यूस करना है। देन इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम शुड बी रिड्यूस्ड बाय, नहीं शुड बी इंक्रीज्ड बाय 10%। आप जैसे ही इफेक्टिव लेंथ को बढ़ाते हैं, आप देखिए कॉलम का लोड कैरिंग कैपेसिटी जानते थे, एलर्स फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, दिस वाज पाई स्क्वायर EI बाय एल इफेक्टिव का स्क्वायर। तो आप इफेक्टिव लेंथ को जैसे बढ़ाएंगे वैसे ही लोड कैरिंग कैपेसिटी हट जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब आप बेटेन का डिजाइन करते हैं तो बेटेन का डिजाइन जो है एज ए फ्रेम मेंबर होता है, और फ्रेम में जो है बेंडिंग मोमेंट भी डेवलप होता है। साथ ही साथ क्या है कि यहाँ पर शियर भी एक्ट करेगा, और शियर जो एक्ट करेगा दैट शियर वाज ट्रांसवर्स शियर। हम बताए थे कल कि ट्रांसवर्स शियर लगता है, तो ट्रांसवर्स शियर्स लगने के कारण अगर लोड आपका ज्यादा लगेगा तो ट्रांसवर्स शियर जो है वो डिफॉर्म कर सकता है, ट्रांसवर्स शियर के वजह से डिफॉर्मेशन हो सकता है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, लेंथ को बढ़ा देते हैं
और लेंथ को जब आप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी घट जाता है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब है इंक्रीज बाय 10%। ये क्यों किए, तो टू रिड्यूस द, या ऐसा कर सकते हैं कि टू प्रिवेंट द shear deformation। एक्चुअली हम लोग क्या किए, लेंथ बढ़ा के क्या किए, है ना, ऑन इंक्रीज द लेंथ ऑफ कॉलम, the load carrying capacity reduces। हम लोग क्या करते हैं, लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है उसको हम लोग घटाते हैं ताकि शियर डिफॉर्मेशन से हम लोग क्या कर सकें, बच सकें। अब अगला काम क्या करना है, जिस प्रकार लेशिंग में आप मिरर इमेज बनाते थे, जो आप डिजाइन सामने के लिए करते थे वही डिजाइन आप जो है पीछे के लिए भी करते हैं। तो यहां पर भी लेशिंग के केस में भी, सॉरी बैटनिंग के केस में भी जो डिजाइन करेंगे आप, तो वो क्या होना चाहिए कि वो मिरर इमेज होना चाहिए, है ना। तो ऐसा लिख सकते हैं, प्रोवाइड द बैटन ऑन अपोजिट साइड ऑफ कॉलम should be मिरर इमेज। आप समझ ही गए होंगे मिरर इमेज क्या होता है। हमने इसका नाम दिया था, दिस वाज द स्पेसिंग ऑफ, ये जो है इसको हम लोग बोले थे स्पेसिंग ऑफ बैटन। क्वेश्चन बनाया था जी तुम लोग वेल्ड तक, या आगे और क्वेश्चन, और आगे क्वेश्चन बना रहा है। हाँ, तो हम बोले थे कि हम वेल्ड का थोड़ा सा पढ़ाएंगे और वो पढ़ाएंगे बोल्ट ना। हाँ, तो हम बताए थे ना, एक दिन बोले थे ना कि थोड़ा सा बोल्ट पढ़ाना है और थोड़ा सा वेल्ड पढ़ाना है, एक क्लास वो लेंगे हम, है ना। ठीक है, बाकी उसके बाद सब क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी टेंशन मेंबर का बना लिए तुम लोग क्वेश्चन अपने से, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, कैसे वो क्वेश्चन बना रहे हो, हैं? नहीं बना रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो स्पेसिंग है, अगर ये स्पेसिंग बहुत बढ़ जाएगा तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, बकलिंग हो सकता है। तो उस केस में, लास्ट वाला केस में हम लोग देखे थे, बकलिंग से बचाने के लिए क्या करते थे, लैम्डा कंपोनेंट जो होता था उसको हम लोग लेस नॉट मोर देन 50 या फिर नॉट मोर देन 0.7 लैम्डा कॉलम रखते थे। उसी प्रकार यहाँ भी, है ना। तो टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ कॉलम कंपोनेंट्स, ये सब जितने भी पॉइंट लिखते हैं ना, यही सारा क्वेश्चन है ना। आपके सारे क्वेश्चन के आंसर इसी में छुपे हुए हैं, है कि नहीं, मिलता है कि नहीं। टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ कॉलम कंपोनेंट्स, द फॉलोइंग प्रोविजन डन बाय IS 800 2007। क्या प्रोविजन है, प्रोविजन कहता है कि आपका लैम्डा कंपोनेंट जो होगा, लैम्डा कंपोनेंट दैट शुड नॉट मोर देन क्या, तो 50, एंड दैट शुड नॉट मोर देन 0.7 लैम्डा कॉलम। और कल हम रिवेट के लिए बताए थे, तो रिवेट का मैं बता चुके हैं इसलिए यहाँ नहीं बता रहे हैं। अब लैम्डा कंपोनेंट बराबर कल बताया था हमने कि लैम्डा कंपोनेंट बराबर क्या होगा, लैम्डा कंपोनेंट बराबर होता है C बाई आर मिनिमम ऑफ कंपोनेंट, है ना। इस प्रकार से हम लोग लैम्डा कंपोनेंट निकाल सकते हैं, इफेक्टिव लेंथ बाय आर मिनिमम, ठीक है। अब देखो कि ये जो था इसका नाम हमने दिया था, इसका नाम हमने रखा था, दिस वाज डी इंट, इसको हम बोल रहे थे इफेक्टिव डेप्थ। और ये जो यहां से यहां तक था पूरा, सर ये इंड नहीं है, ये इंटरमीडिएट है, और यहां से यहां जो पूरा था दैट इज डी इंटरमीडिएट।
दिस इज द ओवरऑल लेंथ। कल हम लोग एक टर्म निकाले थे अल्फा, अल्फा इक्वल टू लिखे थे एक्स प्लस 2CYY, है ना। ऐसा एक टर्म हमारा कल ड्राइव हुआ था, हम लोग जब पहला जो टॉपिक पढ़ रहे थे बैटन का, तो उसमें मैंने बताया था अल्फा के बारे में बताया था। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इफेक्टिव डेप्थ अगर हम लोग निकालेंगे, इफेक्टिव डेप्थ अब अलग अलग होगा। इसका नाम हमने दिया था इंड बैटन, दिस वाज इंड बैटन, और ये हमने बताया था इंटरमीडिएट बैटन। तो उस केस में हम लोग क्या लिखे थे, इसको लिखे थे हम लोग डी इंड, डी इंड, और इसको ये कैपिटल जो है मतलब पूरा ओवरऑल जो है दिस इज डी इंड। तो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ इंटरमीडिएट बैटन्स, अगर इंटरमीडिएट बैटन्स का आप इफेक्टिव डेप्थ निकालेंगे तो ये जो इफेक्टिव डेप्थ निकलेगा डी इंटरमीडिएट, दिस इज 3/4 अल्फा, ठीक है, 3/4 अल्फा। आप अल्फा जान रहे हैं क्या है, कल बताया था मैंने आपको, लास्ट हमने यही टॉपिक किया था। और ये जो है ये ऐसा करते हैं शुड नॉट लेस देन 2b। अब जब ये डी इंटरमीडिएट निकल गया है, हम लोग कैपिटल डी इंटरमीडिएट निकाल सकते हैं, दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ। सो द ओवरऑल डेप्थ कैन बी कैलकुलेटेड। तो ओवरऑल डेप्थ ऑफ इंटरमीडिएट बैटन डी इंटरमीडिएट बराबर क्या हो जाएगा, तो स्मॉल डी इंटरमीडिएट इफेक्टिव डेप्थ, और ये जो डिस्टेंस है, ये क्या है, दिस इज एज डिस्टेंस, एज और इंड डिस्टेंस कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये इधर भी इन डिस्टेंस है, इधर भी इन डिस्टेंस है, सो 2 टाइम्स ऑफ इंड डिस्टेंस। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अगर डाउट नहीं है तो फिर आप स्क्रीनशॉट लें। ये समझना नहीं, आईएएस कोड प्रोविजन है, आपको ये याद रखना होगा कि स्मॉल इफेक्टिव डेप्थ जो होता है वो इसके अकॉर्डिंग होगा, इससे आप बड़ा नहीं ले सकते, मतलब इससे छोटा नहीं ले सकते। हो गया? अल्फा क्या था, अल्फा कल बताए थे, अल्फा इक्वल टू एक्स प्लस 2CYY बताया था ना जी। क्या चीज, एंड डिस्टेंस ना, ठीक है। एंड डिस्टेंस कहने का मतलब ये जो हम लोग रिवेटिंग करते थे, क्या नाम है तुम्हारा, क्या नाम है, कौन पूछ रहा है जी क्वेश्चन, नाम बताओ। तुम क्लास नहीं किए थे क्या रिवेट का? ये क्या है, एज डिस्टेंस है, और ठीक है ना, फिगर में यहाँ पर तो है इंड और एज डिस्टेंस दोनों सेम ही होता है, इसलिए एक ही जगह लिख दिए हम, ठीक है। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। अब देखिए आगे, ये इंटरमीडिएट के लिए हमने बताया। अब अगर ये एंड के लिए होगा तो क्या होगा, है ना,
तो इफेक्टिव डेप्थ ऑफ, लाइट कट गया क्या? इफेक्टिव डेप्थ ऑफ इंड बेटन, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ इंड बेटन, यानी अब इसका हम लोग देख रहे हैं ना। तो डी इंड सबको दिख रहा है बोर्ड, डी इंड शुड नॉट लेस देन अल्फा, अल्फा से छोटा नहीं होना चाहिए है ना, और शुड नॉट लेस देन 2b, ठीक है। तो उसी प्रकार से ओवरऑल डेप्थ ले सकते हैं हम लोग, जैसे अभी देखिए ओवरऑल डेप्थ ऑफ इंड बेटन, ओवरऑल डेप्थ क्या हो जाएगा, तो कैपिटल डी इंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल डी इंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ एज या इंड डिस्टेंस, इन डिस्टेंस, है ना। अब देखिए ये आ गया। अगर हम लोग वेल्ड करते हैं, वेल्ड, तो वेल्डिंग के केस में क्या है कि ये दोनों सेम सेम होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, क्योंकि इसमें कोई रिवेट लगा हुआ है नहीं, इसलिए वेल्ड के केस में आपका इंड डिस्टेंस मतलब स्मॉल डी और कैपिटल डी दोनों सेम होगा, है ना। और वेल्ड चाहे आप डी इंटरमीडिएट लिखो, ये कैपिटल डी इंटरमीडिएट के बराबर होगा, आप डी इंड लिखो, ये कैपिटल डी इंड के बराबर होगा, ठीक है। तो दोनों ही केस में क्या होगा, सेम सेम होगा। अब क्या है, देखिए जिस तरह से डिजाइन ऑफ लेशिंग का मतलब था उसका डायमेंशन फाइंड आउट करना, उसी प्रकार से यहां पर भी डिजाइन का मतलब यह है, बैटन का डिजाइन का मतलब यह है उस पर क्या फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को वो रेसिस्ट कर पा रहा है कि नहीं, नंबर ऑफ रिवेट्स फाइंड आउट करना है, और फिर क्या है कि उसका डायमेंशन बताना है। तो आपको थिकनेस यहां से मिल जाएगा, थिकनेस मिल गया, लेंथ तो यहां से सिंपल है, यहां से लेंथ मेजर हो जाएगा, कल हमने बता दिया था वो। अब आपको क्या करना होगा कि आपका ये डेप्थ मिल गया, सॉरी डेप्थ मिल गया, अब आपको थिकनेस ढूंढना पड़ेगा। तो मिनिमम थिकनेस ऑफ बैटन, तो मिनिमम थिकनेस ऑफ बैटन, बैटन का मिनिमम थिकनेस हम लोग क्या लेंगे, है ना। तो वहां पर सिंगल लेशिंग और डबल लेशिंग का कहानी था, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां सब सेम है। तो देयरफॉर टी मिनिमम इक्वल टू हो जाएगा एस, एस इज द लेंथ, कलम ने लिखा था एस बाई 50, और ये ऐसा करते हैं शुड नॉट लेस देन, ठीक है। इस प्रकार से आपको थिकनेस ही मिल गया यहां से। अब ओवरऑल बैक देख लिए, थिकनेस देख लिए, अब इसमें फोर्सेस कैसा लगता है। तो बैटन्स आर डिजाइन, हाँ क्या चीज बोले, फिर से बोले, एंड के लिए और एज के लिए, इसके लिए, हाँ 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 ठीक है। तो देखिए क्या ना, एंड में आपका वो ज्यादा वो डिस्ट्रक्शन होने का चांसेस है ना, डिस्ट्रक्शन होने का चांसेस एंड में है, इस वजह से, ठीक है ना। इस वजह से हम लोग एंड का और इंड मतलब इंटरमीडिएट का अलग अलग डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। आपको कल बताया था ना कि जब जब हम लोग लेशिंग का भी डिजाइन कर रहे थे तो वहां भी बैटन लगाना पड़ रहा था एंड पे, वो क्या हो रहा था कि लोड लगने से डिस्ट्रक्शन हो रहा था, वो डिस्ट्रक्ट हो सकता है, इस वजह से एंड में जो है हम लोग डिस्टेंस अलग देते हैं, और जो आपका इंटरमीडिएट है उसका थिकनेस मतलब डेप्थ अलग देते हैं हम लोग, है ना। अब देखिए जब हम लोग इसका डिजाइन करेंगे, बैटन्स आर डिजाइन, बैटन्स आर डिजाइन फॉर ट्रांसवर्स शियर स्ट्रेस भी इक्वल टू सेम है ना 2.5% ऑफ कॉलम लोड, कॉलम लोड का 2.5% के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। तो इस प्रकार से बैटन का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो आपको बन जाएगा, है ना, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ना। क्या नहीं चल रहा? ठीक है, अब देखो, ये लेशिंग और बैटनिंग था, इसमें डिजाइन बेस्ड हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, क्योंकि अभी आपको डिजाइन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा नहीं जीएसएससी में, अब फिर लोगों को लगेगा कि फालतू में हम पढ़ा रहे हैं। आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे सॉल्व होने चाहिए, आपको क्वेश्चन ट्राई करना चाहिए। अब देखो, हम लोग कंप्रेशन मेंबर में अगला टॉपिक देखते हैं, उसका नाम है स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग क्या होता है वो हम लोग समझेंगे पहले, ठीक है ना। तो देखिए, स्प्लाइसिंग हम लोग कहते हैं किसको है? स्प्लाइसिंग हम लोग को तब करना रहता है जब क्या होता है कि लेंथ ऑफ कॉलम जो है आपका छोटा हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आप यहां पर एक कॉलम बना रहे हैं, ठीक है, ये आप कॉलम बना रहे हैं, ये एक फ्लोर है आपका, मान लेते हैं कोई एक फ्लोर ले लिए, फ्लोर लेवल है, सपोज दिस इज ए फ्लोर लेवल, और आपको इस फ्लोर लेवल तक जाना है। ये मान लो कि ये है बॉटम फ्लोर लेवल और ये है फ्लोर लेवल, इस लेवल तक आपको जाने हैं, है ना। और अब ये जो लेंथ हमारे पास अवेलेबल है आई सेक्शन का, या जो भी है हमारे पास जो भी सेक्शन है, मान लो ये आई सेक्शन है, आई सेक्शन को हम लोग कॉलम में यूज कर सकते हैं, आई एस एच बी और आई एस डब्ल्यू बी को। तो ये हमारे पास जो आई सेक्शन है, इसका जो लेंथ है इतना ही है, लेकिन हम लोगों को पहुंचना है यहां पर, तो क्या करना पड़ेगा, एक आई सेक्शन और जोड़ना पड़ेगा। आप क्या करेंगे, यहां पर एक आई सेक्शन जोड़ दिया, है ना, एक आई सेक्शन यहां पे हमने जोड़ दिए, ठीक है, ये आई सेक्शन हमने जोड़ दिया यहां पर। अब जब जोड़ेंगे इस आई सेक्शन को, तो ये तो अपने से रहेगा नहीं, अब इसको क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट देना पड़ेगा। तो सपोर्ट कैसे देंगे, आप इधर से और इधर से प्लेट लगाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इस तरह से इसको, यहां प्लेट से हमने सपोर्ट दे दिया, ठीक है। और ये जो प्लेट है हमारा, ये हम लोगों ने क्या किया कि ये जो प्लेट हमने दिया है, ये प्लेट को हमने रिवेट किया, ठीक है, ये रिवेटिंग हमने यहां पर कर दिया। अब देखिए यहां पर क्या है कि जब रिवेटिंग हो गया, अब ये यहां पर रह जाएगा, है ना। तो पहला चीज क्या हुआ, स्प्लाइसिंग मतलब क्या हुआ वो हम लोग समझते हैं कि डिजाइन ऑफ कॉलम स्प्लाइस। तो स्प्लाइसिंग करते क्यों हम लोग, स्प्लाइसिंग हम लोग करते हैं क्या, तो इसको हम लोग करते हैं लेंथ, कॉलम के लेंथ को इंक्रीज करने के लिए, है ना। स्प्लाइसिंग इज डन टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कॉलम, कॉलम के लेंथ को बढ़ाने के लिए आप स्प्लाइसिंग करते हैं, दिस इज द स्प्लाइसिंग, दिस इज स्प्लाइसिंग। तो क्या किए, स्प्लाइसिंग इज डन, स्प्लाइसिंग इज डन टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ कॉलम, कॉलम के लेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम लोग स्प्लाइसिंग करते हैं। और इस स्प्लाइसिंग का मोस्ट सुटेबल जो प्लेस है जहां पर हम लोग ये स्प्लाइसिंग कर सकते हैं, अगर मान लो इस पूरे का हाइट अगर h है, तो स्प्लाइसिंग का जो मोस्ट सुटेबल आपका जो लोकेशन होगा, वो मोस्ट सुटेबल लोकेशन जो होगा वो hy3 या फिर hy4 फ्रॉम द फ्लोर होगा, आइदर वो टॉप फ्लोर से हो या
आपका बॉटम फ्लोर से हो। जहां से भी आप करना चाहते हैं, इधर आप टॉप फ्लोर से कीजिए या आप बॉटम फ्लोर से कीजिए, जहां से भी करना चाहते हैं, इसका जो सुटेबल लोकेशन होगा, मोस्ट सुटेबल लोकेशन, वो होगा H/3 और H/4 फ्रॉम द फ्लोर, है ना। एंड द मोस्ट सुटेबल लोकेशन फॉर स्प्लाइसिंग इज H/3 और H/4 फ्रॉम द बॉटम और टॉप फ्लोर लेवल। ठीक है, आप या तो बॉटम से कर सकते हैं या तो आप टॉप से कर सकते हैं। अब इस फिगर को हम बड़ा करके देखते हैं। ये मान लो हमारा एक आई सेक्शन है और इस सेक्शन को हम बड़ा करके देखना चाहते हैं। ये हमने यहाँ पर इसका फिगर बना रहा। आई सेक्शन का फिगर कैसा होगा, आई कैसा बनेगा, हम इस ज्वाइंट को यहाँ पर बना रहे हैं, है ना। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। आई सेक्शन हमारा इस प्रकार से दिखेगा। ये आगे कंटिन्यू है, इधर भी आगे कंटिन्यू है। अब हमने क्या किए थे, हमने यहाँ पर प्लेट लगाए थे। ठीक है, तो ये फ्लेंज है ना, दिस इज द फ्लेंज का पार्ट है ये, और ये आपका बेब पोर्शन है। ठीक है, तो दिस इज द बेब एंड दिस इज द फ्लेंज। अब हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, एक स्प्लाइस लगा दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमने एक प्लेट लगाए हैं, इस पर हमने रिवेटिंग कर दिया है। इस तरह से हमने रिवेटिंग कर दिया है। यहाँ भी हम लोग एक उसी तरह का प्लेट लगाए हैं और हम लोग यहाँ पर रिवेटिंग कर दिए। इस प्रकार से हमने रिवेटिंग कर रखा है। ठीक है, ये रिवेटिंग हमारा किया हुआ। अब ये जो आपने स्प्लाइस किया है, स्प्लाइस मतलब क्या है कि आप जैसे आई सेक्शन है, इस आई सेक्शन को जोड़ना है दूसरा आई सेक्शन से। मान लो इस आई सेक्शन से जोड़ना है हम लोगों को। हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक प्लेट लगा दिया इस प्रकार से और यहाँ पर रिवेटिंग कर दिए हैं। ठीक है, तो ये फ्लेंज है आई सेक्शन का, बेब इसके बीच में होगा और इधर फिर दूसरा फ्लेंज होगा। उस फ्लेंज में भी हम लोग क्या करेंगे, प्लेट लगाएंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवेटिंग कर देंगे, है ना। प्लेट लगाएंगे और क्या करेंगे, उस पर हम लोग उसमें रिवेटिंग कर देंगे, है ना। तो यहां पर हमने क्या किया, इसी प्रकार से रिवेटिंग कर दिया। चूंकि ये फ्लेंज में क्या हुआ है, तो दिस इज नॉन एज फ्लेंज स्प्लाइसिंग, है ना। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसका नाम हो जाएगा फ्लेंज स्प्लाइसिंग। ये भी फ्लेंज में क्या हुआ है, सो दिस इज नॉन एज आल्सो फ्लेंज स्प्लाइसिंग। ठीक है, अब हो सकता है कि वेब में भी हमको करने का जरूरत पड़ सकता है। अब वेब में हम लोगों को करने का जरूरत पड़ सकता है, कब पड़ेगा मैं आगे बताता हूं। लेकिन अगर वेब में आपने कर दिया, इस तरह से यहां भी प्लेट लगा दिया आपने, तो यहां भी आपको रिवेटिंग करना पड़ेगा। तो सच स्प्लेसिंग इज नॉन एज वेब स्प्लेसिंग, और जो प्लेट लगा हुआ इसको बोलेंगे वेब स्प्लाइस। तो स्प्लेसिंग का मतलब क्या है, स्प्लेसिंग का मतलब है, सिंपल सा मीनिंग है। क्या मीनिंग है कि आपको क्या करना होता है, लेंथ ऑफ जो कॉलम है उसको आपको बढ़ाना होता है। ठीक है ना, लेंथ ऑफ कॉलम बढ़ाना होता है। एक मिनट, एक बंदा बार बार मैसेज कर रहा है। हाँ हाँ बोलिए। कौन सा जॉइंट, डमी जॉइंट। एक मिनट बता रहे हैं।
ठीक है। हाँ, कौन सा ज्वाइंट बोले, डमी? नहीं 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 नहीं, वो कंडीशन है, कब हम लोग करेंगे बताएंगे अभी हम। ठीक है, तो देखिए ये आपने यहां से ज्वाइन किया है, दिस इज द वेब स्प्लाइसिंग एंड दिस इज द फ्लैंज स्प्लाइसिंग। अब ये वेब स्प्लाइसिंग कब करेंगे हम लोग बात करेंगे उस पर, और जब हम लोग फ्लैंज स्प्लाइसिंग कब करेंगे वो उस पर भी बात करेंगे हम लोग, है ना। अब देखिए यहां पर इसको हम लोग फिर इधर बड़ा करके देख रहे हैं ना। अब इस पोर्शन को हम इधर मतलब इसका साइड व्यू देख रहे हैं, बड़ा करके नहीं, इसका साइड व्यू देख रहे हैं। तो ये फ्लैंज का थिकनेस नजर आएगा हमको, दिस, है ना। अगर फ्लैंज का थिकनेस बी है, सॉरी विड्थ बी है, तो इसका भी विड्थ बी होगा। अब इसके ऊपर क्या ये सब रिवेट लगा हुआ है ना। तो यहाँ पर जो रिवेट लगा हुआ है ये ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर मान लो कि 2 रिवेट दिखा रहे हैं, मतलब 2 लाइन्स ऑफ रिवेट्स है, तो ये ऐसा हो सकता है। और नीचे जो रिवेट है उसको हम लोग ऐसा देख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये ज्वाइंट हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपका विड्थ होगा फ्लैंज का, यानी कि वही विड्थ होगा किसका, तो ऐसा लिख सकते हैं कि विड्थ ऑफ फ्लैंज इक्वल टू विड्थ ऑफ स्प्लाइस प्लेट। क्योंकि आप छोटा करेंगे तो क्या होगा ना, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगेगा, और क्या प्रॉब्लम होगा कि आपको ये जो रिवेटिंग करने हैं, ये रिवेटिंग को आपको सर्टेन, आपको मैक्सिमम पिच को भी मेंटेन करना है और इंड और एज डिस्टेंस को भी मेंटेन करना है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जो आपका फ्लैंज का विड्थ रहता है उतना ही विड्थ का हम लोग क्या करते हैं कि स्प्लाइस प्लेट प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखो क्या है कि ये जो इंड है ना, यहाँ जहां पर ये ज्वाइन हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये ज्वाइंट जो है ये है, तो यहाँ पर ये ज्वाइन कर रहा है, मतलब कनेक्ट कर रहा है। ये जो ऊपर का आई सेक्शन है और नीचे का आई सेक्शन है वो एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो ये जो एंड है ना, ये एंड जो है, ये एंड जो है आइदर प्लेन हो सकता है, पूरा स्मूथ हो सकता है, और या तो फिर ये क्या हो सकता है, रफ हो सकता है। तो जो स्मूथ होगा कुछ इस टाइप का, है ना, ये जो स्मूथ है इस टाइप का अगर स्मूथ होगा, या फिर आप ऐसा देख सकते हैं कि अगर ये स्मूथ है तो उसको हम लोग बोलते हैं मशीन एंड, है ना, क्योंकि ये स्मूथ है कंप्लीटली, सो दैट इज नॉन एज मशीन एंड। तो अगर आपका एंड when the end is मशीन कहने का मतलब यहां पर क्या है, स्मूथ है ना, स्मूथ एंड है। अब आपको मैंने क्या बताया था कि जब एक के कांटेक्ट के ऊपर दूसरा कोई लोड लगता है तो एक दूसरे पर जो स्ट्रेस लगाता है दैट इज नॉन एज बियरिंग। तो यहां पर जितना भी लोड अप्लाई करेंगे, सपोज कि इस कॉलम के ऊपर लोड आ रहा है, सपोज करते हैं पी लोड यहां पर आ रहा है, पी लोड आ रहा है। अगर इंड हमारा मशीन्ड है, इफ इंड इज मशीन्ड, देन सारा का सारा लोड जो है वो फ्लैंज के द्वारा ही वो जो है क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगा, है ना, वो इंड के द्वारा ही ट्रांसफर हो जाएगा। कहने का मतलब अगर यहां से 100 किलो न्यूटन लोड ला रहा है तो 100 किलो लोड जो है ये इंड ही आपको ट्रांसफर कर देगा। अब क्या होगा, जब 100 किलो न्यूटन का लोड पूरा का पूरा ट्रांसफर हो गया ये, तो फिर कोई लोड हमारे पास बचेगा नहीं जो कि ये स्प्लाइस ट्रांसफर कर पाए। तो अगर स्प्लाइस कोई लोड ट्रांसफर नहीं कर पाएगा तब उस केस में क्या है कि हम लोग उसका डिजाइन कैसे करेंगे, क्योंकि उसका वेट, थिकनेस या जो भी चीज डिजाइन करना है वो सारा तो लोड पे ही डिजाइन होता है ना। तो अगर हम लोग मान लें कि इंड अगर हमारा मशीन है, देन ऑल लोड्स आर ट्रांसफर्ड बाय द मशीन इंड। मशीन इंड जो है वो कांटेक्ट में आएगा, अच्छा कांटेक्ट में आ जाएगा, और जब अच्छा कांटेक्ट में आ जाएगा तो वो सारा का सारा क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। तो जब सारा का सारा ट्रांसफर कर देगा तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास कुछ ऐसा लोड ही नहीं बचेगा जिसके लिए हम लोग इसका डिजाइन कर पाए। तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में, हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो आपका लोड है ना, उस लोड का 50% जो है वो इंड ट्रांसफर करेगा, और जो आपका 50% है वो जो है ट्रांसफर करेगा स्प्लाइसिस, ताकि हम लोग इसका डिजाइन कर पाए, है ना, ताकि इसका डिजाइन हम लोग कर पाए। ठीक है, ऐसा हम लोग मान के चलेंगे कि इसके अगर इंड अगर है आपका, तो हम लोग इस मशीन इंड है तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं।
तो मशीन इंड है, स्मूथ इंड है अगर, तब क्या होगा, तो क्या होगा, देन कंप्लीट बेयरिंग ट्रांसफर द लोड टू बॉटम आई सेक्शन। मान लो आई सेक्शन मतलब यहाँ पर कॉलम है, ये क्या करेगा, पूरा का पूरा यहाँ पर कर देगा, या फिर बोल सकते हैं कि बॉटम फ्लैंज में ये पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देगा, है ना। बॉटम ऐसा ही लिख देता अच्छा रहेगा, बॉटम कॉलम फ्लैंज। अब इसका मतलब जो है वो कोई भी लोड ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, है ना। दैट इज देयर इज नो लोड ट्रांसफर बाय स्प्लाइस प्लेट, है ना। तो स्प्लाइस प्लेट ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, बट हम लोग क्या करते हैं, बट फॉर डिजाइन पर्पस we consider that 50% load is transferred by flange and remaining 50% load is transferred by splice plate। कहने का मतलब क्या हुआ, इफ लोड P acts on the कॉलम के ऊपर लोड P लग रहा है, if load P acts on the column then P/2 load is transferred by flange। So that is therefore load transferred by each splice plate is P/4, है ना। P/4 जो है, हर स्प्लाइस प्लेट जो है वो P/4 लोड ट्रांसफर करेगा, मतलब 50% लोड जो है वो फ्लैंज ट्रांसफर करेगा और 50% लोड जो है वो स्प्लाइस ट्रांसफर करेगा। तो स्प्लाइस तो दोनों तरफ लगा हुआ है, तो अगर मान लो P लोड लग रहा है तो P का हाफ हो गया ये स्प्लाइस के लिए, तो एक स्प्लाइस कितना ट्रांसफर करेगा, तो P/4 ट्रांसफर करेगा, है ना। यहां तक कोई डाउट है किसी को? तो फिर स्क्रीनशॉट लो। है इंड इज मशीन बोल दिए नहीं, इंड इज मशीन, अरे उसमें कुछ नहीं समझना है, ये कट करेंगे तो रफ न रहेगा जी, इसको कट करेंगे तो रफ करेंगे, उसको मशीन कर देंगे, मतलब उस पर क्या चलाएंगे, ग्राइंडर चला देंगे। हाँ, स्मूथ किया जाएगा, करेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लिया सब? अब देखो, अब इसके अलावा क्या हो सकता है कि यहां पर आपका जो है ऐसा भी हो सकता है कि मोमेंट भी लग सकता है ना। अगर कॉलम में मोमेंट भी लगा, मोमेंट इसेंट्रिसिटी की वजह से डेवलप हो सकता है, अगर मोमेंट भी डेवलप होगा तब क्या होगा, बस थोड़ा सा वेट करिए, एक पहले स्मूथ को खत्म करने दीजिए। अगर मोमेंट भी लगा, इफ कॉलम इज subjected to
subjected to moment in addition to load, in addition to load, अगर कॉलम में मोमेंट भी लगता है लोड के अलावा, है ना, तब क्या होगा वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए कि ये आपके पास एक बीम है, मान लो ऐसा बीम हम लोग सोच रहे हैं, और ये हमारा एक सपोर्ट है ना, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ लोड नहीं लग रहा है, यहाँ पर एक मोमेंट लग रहा है ना, एक मोमेंट हम लोग लगा दिए हैं एट द मिड पॉइंट। ये एच है पूरा, और ये मान लो कि h/2 है, और ये भी h/2 है, और यहीं पर हमारा मोमेंट लग रहा है, इस पॉइंट पे मोमेंट लग रहा है, मतलब हम लोग h जो है इसका पूरा डेप्थ को मान रहे हैं, h हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। तब इस मोमेंट के वजह से भी एक रिएक्शन फोर्स डेवलप होता है, नहीं? कितना लोग बता पाएगा उस रिएक्शन फोर्स का मान? कोई बता सकता है? हाँ, वेरी गुड, कौन है जी? वेरी गुड। देखिए अब इसको देख लीजिए, जिसको नहीं समझ में आता है, यहाँ पर आप रिएक्शन फोर्स लगा दो, सपोज ए सपोज बी, ये आर बी हो गया, ये आर ए हो गया। तो देखिए आप इक्विलिब्रियम, आप इक्वेशन इक्विलिब्रियम जानते हैं, आर ए प्लस आर बी, ऊपर कोई फोर्स लग नहीं रहा है, मतलब ऊपर दोनों फोर्स लग रहा है, नीचे कोई फोर्स नहीं लग रहा, सो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 0, और किसी एक मोमेंट, किसी एक पॉइंट के अबाउट मोमेंट को आप 0 कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका 0 हो गया, तो यहाँ पर तो इसके कारण कोई मोमेंट लगेगा नहीं, ये एक लग रहा है, ये क्लॉकवाइज में लग रहा है, और ये एंटी क्लॉकवाइज में मोमेंट लगाएगा। सो एम नीचे लग रहा है, मतलब क्लॉकवाइज में, माइनस आर बी इंटू एच इक्वल टू 0, सो आर बी इक्वल टू एम बाई एच। तो यहाँ पर क्या होगा, आर ए बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, ये माइनस में आएगा, तो माइनस एम बाई एच, यानी कहने का मतलब ये अगर आपका ऊपर लग रहा है, ये ऊपर लग रहा है, तो ये नीचे लगेगा, है ना। तो उसी प्रकार से इफ कॉलम इज सब्जेक्टेड टू मोमेंट इन एडिशन टू लोड, देन मैक्सिमम लोड टेकन बाय स्मूथ एंड फ्लेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम लोड कितना लेगा, अगर मोमेंट नहीं लगता तो एक कितना ले रहा था, P/4, अगर मोमेंट भी लग गया तो ये और कितना लोड ले लेगा, M/H, H यहां से लिख रहा हूं मैं, वेयर H इज द डेप्थ ऑफ द आई सेक्शन, आई सेक्शन का डेप्थ है H, है ना, H क्या है, H जो है ये है डेप्थ ऑफ आई सेक्शन, आई सेक्शन का डेप्थ है H। ठीक है, क्लियर है? एक बार यहां तक स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंड बाय स्मूथ इन, स्मूथ इन नहीं, ये गलत लिख दिया, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा। द मैक्सिमम लोड टेकन बाय ईच स्प्लाइट प्लेस, अब लीजिए, हो गया? ठीक है, अब देखिए अगर इंड मशीन नहीं है ना, इफ कॉलम इंड इज नॉट मशीन्ड, कॉलम इंड जो है वो मशीन नहीं है, ठीक है, तो जब कॉलम इंड मशीन नहीं होगा मतलब रफ होगा, है ना, यहां लिख लेते हैं दैट इज नॉट स्मूथ, नॉट स्मूथ, है ना, फॉर कंप्लीट बेयरिंग, तब ये बेयरिंग में नहीं आ पाएगा, क्योंकि स्मूथ है नहीं तो ये कांटेक्ट में हो नहीं पाएगा। फॉर दिस केस, for this case we consider total load is transferred by
ट्रांसफर्ड बाय स्प्लाइस प्लेट। हम लोग ऐसा मानते हैं कि टोटल लोड जो है वो ट्रांसफर कर रहा है कौन, स्प्लाइस प्लेट ट्रांसफर कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर लोड यहाँ P लग रहा है तो P में टोटल लोड कौन ले लेगा, स्प्लाइस प्लेट ले लेगा। तो आधा लोड ये स्प्लाइस प्लेट लेगा, आधा लोड वो स्प्लाइस प्लेट लेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, इफ P इक्वल टू टोटल लोड देन लोड टेकन बाय ईच स्प्लाइस प्लेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/2, क्योंकि दोनों तो पूरा यही स्प्लाइस प्लेट ही ट्रांसफर कर रहा है, तो दो लगा हुआ है तो आधा आधा दोनों ले लेगा, ठीक है ना। इफ मोमेंट इज आल्सो एक्ट in addition to load, then load taken by each splice plate। अभी बताए थे अगर मोमेंट भी लगेगा तो क्या होगा, m/h एक्स्ट्रा हो जाएगा। सो दिस इज P/2 प्लस m/h। समझ में आ रहा है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है। अब देखिए आगे, अब इसका डिजाइन किस प्रकार से करेंगे, है ना। तो डिजाइन ऑफ स्प्लाइस, ठीक है। तो विड्थ जो है आपको विड्थ उसके बराबर लेना है। आपको क्या क्या करना है डिजाइन में, आपको विड्थ डिजाइन करना है, थिकनेस डिजाइन करना है और नंबर ऑफ रिवेट्स डिजाइन करना है। तो नंबर ऑफ रिवेट्स कहाँ से मिल जाएगा, तो नंबर ऑफ रिवेट्स मिल जाएगा, आप जानते हैं लोड कितना लग रहा है वो, और बाय रिवेट वैल्यू, ठीक है ना। तो आपको मेनली डिजाइन क्या करना है, थिकनेस और विड्थ, मतलब डायमेंशन ऑफ द स्प्लाइस आपको डिजाइन करना है। तो डिजाइन मतलब क्या है, यहाँ पर वी हैव टू डिजाइन विड्थ एंड थिकनेस। लेंथ तो एज पर नंबर ऑफ रिवेट्स डिसाइड हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, विड्थ जो होगा, विड्थ ऑफ स्प्लाइस प्लेट, ये जो होगा ये विड्थ ऑफ फ्लैंज के बराबर हो जाएगा, विड्थ ऑफ फ्लैंज के बराबर हो जाएगा। अब आपको निकालना है थिकनेस। तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा स्ट्रेंथ इस स्प्लाइस प्लेट का क्या होगा। तो मान लेते हैं ये जो हम लोग प्लेट लगा रहे हैं, ये प्लेट कुछ इस प्रकार से ये प्लेट लगेगा, तो ये इसका थिकनेस है और ये इसका विड्थ है। तो स्ट्रेंथ निकालेंगे, तो स्ट्रेंथ यहां पर कैसा लग रहा है, ऊपर से लग रहा है कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो स्ट्रेंथ ऑफ स्प्लाइस प्लेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इंटू टी, एरिया हो गया, इंटू चूंकि ये क्या है कंप्रेशन मेंबर है इसलिए, और एक्सियल कंप्रेसिव है इसलिए क्या हो जाएगा सिग्मा AC। अब यहां से स्ट्रेंथ हमको मिल जाएगा, वेयर B क्या है, विड्थ ऑफ स्प्लाइस प्लेट, विड्थ ऑफ स्प्लाइस प्लेट, T क्या है, थिकनेस ऑफ स्प्लाइट प्लेट, ठीक है। अब ये स्ट्रेंथ मिल गया, अब लोड क्या ले सकता है ना।
और सिग्मा एसी क्या है, वेयर सिग्मा एसी आप जानते हैं क्या है, मैक्सिमम मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस, मैक्सिमम परमिसिबल एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेस, एंड दिस इक्वल टू आप जानते हैं 0.6 एफ वाई और एफ वाई बाई 1.1, ये हो गया इन डब्ल्यूएशन और हो गया ये इन एलेशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, चूंकि यहाँ बेयरिंग हो रहा है तो बेयरिंग के केस में यही आएगा। अब हम लोग को क्या करना होगा, ये जो स्ट्रेंथ हमको मिल रहा है, इतना स्ट्रेंथ जो होगा प्लेट का, वो जो लोड अप्लाइड हो रहा है उस स्ट्रेंथ को ये ले सके, मतलब ये जो स्ट्रेंथ है दैट शुड बी मोर देन द लोड अप्लाइड, है ना। तो उसमें लोग पहले देख लेते हैं, इफ कॉलम एंड्स आर स्मूथ, अगर कॉलम एंड स्मूथ है तो क्या होगा, लोड क्या लग रहा था, P/4 प्लस M/H एंड दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू BT इंटू सिग्मा एसी। तो विड्थ आपको यहां से मिला हुआ है पहले से, विड्थ क्या है, विड्थ जो है आपका फ्लेंज का जो विड्थ है उसी के विड्थ के बराबर है, सिग्मा एसी आप जानते हैं, तो थिकनेस आपका प्लेट का निकल जाएगा। ठीक है, अगर मोमेंट नहीं लगेगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर दूसरा है, इफ कॉलम एंड्स आर नॉट स्मूथ, यानी नॉट मशीन्ड करते हैं, नॉट मशीन्ड, तो क्या आ जाएगा, लोड क्या लग रहा था, P/2 प्लस M/H दैट शुड बी लेस देन B इंटू टी इंटू सिग्मा एसी। इस प्रकार से आप यहां से थिकनेस निकाल सकते हैं, विड्थ ऑलरेडी आपका निकला हुआ है, इस प्रकार से आप थिकनेस ऑफ द प्लेट यहां से निकाल सकते हैं ना। नोट करिए, कौन बोल रहा है, अभी तो M/H निकाल के बताए थे हम। अब उसी समय ना बोलना था, फिर से हमको पूरा वो बताना पड़ेगा। एक्चुअली M/H जो है वो हम लोग रिएक्शन फोर्स निकाल रहे हैं ना, जब एक दूसरे के ऊपर कोई आएगा, है ना, और इस पर मोमेंट लगता रहेगा तो रिएक्शन फोर्स क्या निकलेगा, इसके ऊपर ऐसा आया तो रिएक्शन फोर्स क्या लगेगा। ठीक है ना, तो उस रिएक्शन फोर्स को हम लोग कैसे निकालते हैं, अगर ये हमारा कॉलम बीम है, इसमें मोमेंट लग रहा है, तो हम लोग क्या किए, ऊपर का रिएक्शन फोर्स जो है आप जो जानते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जिससे आप निकालते हैं डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर का रिएक्शन फोर्स, तो उस डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो फोर्सेस होता है उसका समेशन जीरो, मतलब टोटल समेशन को क्या होगा, 0 होगा। तो ऊपर फोर्स लग रहा था RA/RB, उसको हमने 0 कर दिया, RA प्लस RB, और सेकंड टाइम क्या किया, मोमेंट पॉइंट A के अबाउट हमने 0 कर दिया, उससे हमारा ये वैल्यू आएगा। आप एक बार ट्राई कर लीजिए। जो बिना नाम का जुड़ा है वो नाम से जुड़िए, है ना, एक कोई है जो बिना नाम से जुड़े हैं, आप नाम के साथ जुड़िए, नहीं तो फिर रिमूव कर देगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग इसमें एक पार्ट और बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, तो वेव स्प्लेसिंग। अब ये जो वेव स्प्लेसिंग है उसको कब लगाएंगे हम लोग, है ना, अगर शेयर फोर्स लग रहा है, इनके अलावा मोमेंट या फोर्स लोड, इसके अलावा अगर शेयर फोर्स लग रहा है तब वेव स्प्लेसिंग करेंगे। क्योंकि क्या होगा कि ये जो है, इस शेयर फोर्स लगेगा तो आप जानते हैं कि फ्लेंज जो है वो, सॉरी, वेव जो है वो मैक्सिमम शेयर फोर्स लेता है, और अगर मैक्सिमम शेयर फोर्स लेगा तो उस सिचुएशन में अगर और शेयर फोर्स आप दे देते हैं ऊपर से, तो फिर वो क्या करेगा कि उसको डिफॉर्म कर सकता है। अगर आपके कॉलम में शियर फोर्स लग रहा है इन एडिशन टू लोड और मोमेंट, तब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वेव स्प्लैशिंग हम लोग करते हैं, है ना। ठीक है, इफ शियर फोर्स आल्सो एक्ट्स देन वेव स्प्लैशिंग इज डन। ठीक है,
अब इसका हम लोग क्रॉस सेक्शन व्यू देख रहे हैं ना, हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन व्यू इस प्रकार से देख रहे हैं ऊपर से, टॉप से। तो टॉप से देखेंगे तो क्या दिखेगा हमको, आई सेक्शन दिखेगा एक, इसका, और ऊपर से ये प्लेट दिखेगा, प्लेट का थिकनेस, और ये पीछे भी होगा तो ये प्लेट थिकनेस देखेगा, और इस तरह से हम लोग रिवेट लगाएंगे। दिस इज वेव स्प्लिसिंग, ठीक है ना। अब इसका लेंथ जो है, लेंथ को आपको एज्यूम करना है, ऐसा कोई यहाँ पर ये नहीं है, आप या तो पूरा वेव के बराबर भी कर सकते हैं, या फिर आपको जो भी मन कर रहा है आप कर लीजिए, एज्यूम करना है। अब आपको यहाँ पर डिजाइन क्या करना होगा, आपको यहाँ फिर से थिकनेस निकालना होगा उस स्प्लाइस प्लेट का। तो मान लेते हैं लेट V इक्वल टू शियर फोर्स एक्ट्स ऑन द कॉलम, कॉलम के ऊपर शियर फोर्स क्या लग रहा है, भी लग रहा है। अब जो है तो शियर फोर्स ये लग रहा है, तो शियर स्ट्रेस हम लोग निकाल लेंगे, कैलकुलेटेड शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस बराबर क्या होगा, भी बाई एरिया, एरिया क्या हो जाएगा, इसका थिकनेस ले लेते हैं हम लोग, थिकनेस ले लिया टी, ठीक है, तो टी इंटू लेंथ हो गया एल, और ऐसा एरिया 2 मिलेगा, तो दिस इज v बाई 2 इंटू टी इंटू एल, दैट मस्ट बी लेस, सॉरी हाँ ठीक है, दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू व्हाट, 0. या टाउ भी एवरेज शियर स्ट्रेस, एवरेज शियर स्ट्रेस उससे कम होना चाहिए। और टाउ भी इक्वल टू आप क्या जानते हैं, टाउ भी इक्वल टू जानते हैं 0.4 FY। यहाँ से फिर आपको थिकनेस मिल जाएगा। इस प्रकार से ये स्प्लाइसिंग का हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो स्प्लाइस पूरा पढ़ा दिए। अब एक चीज सिर्फ बचा हुआ है कंप्रेशन मेंबर में, या फिर बोल सकते हैं स्टील में ही, कि हम लोग को फ्लेक्सुरल मेंबर पढ़ना है, कल शुरू करेंगे, संडे को हम लोग खत्म करेंगे उसको, है ना।